स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर कक्षा 11 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं होती है कौन सी, ठोस, द्रव और गैस के बारे में, और कुछ हमने इंट्रो लिया था प्लाज्मा अवस्था और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कि ये जो पदार्थ होता है इस पदार्थ की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। और परिवर्तित कैसे किया जाता है, तो इसमें देखो आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा। जैसे हम मुख्य रूप से पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं लेते हैं, जिसमें पहली कौन सी आती है, ठोस अवस्था, ठीक है, दूसरी आती है द्रव अवस्था और तीसरी आती है गैस अवस्था, है ना। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब ठोस को द्रव में बदलना, अगर हम चाहें तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए देखो अवस्था यूं चेंज होती है। ठोस को जब अपन द्रव में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को गलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलन। किस नाम से जाना जाएगा? गलन के नाम से। कि भाई हम एक ठोस पदार्थ को जब गलाते हैं, गलाने का मतलब यह हुआ कि वह न्यूनतम तापमान, अब इस पर एक परिभाषा आएगी किसकी? गलनांक की। देखो ये आएगी परिभाषा, गलनांक। गलन का मतलब होता है गलनांक, यानी वह न्यूनतम तापमान, न्यूनतम ताप जिस पर एक ठोस किस में परिवर्तित होता है? एक ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है। इसे अपन क्या कहते हैं? गलनांक। क्या कहते हैं इसे? गलनांक के नाम से जाना जाता है। तो ताप यानी ठोस को गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये किसके अंदर परिवर्तित होगा? द्रव के अंदर परिवर्तित होगा। ठीक है, अब अगर आप ये चाहो कि हम इस द्रव को वापस किस में परिवर्तित करें? ठोस के अंदर परिवर्तित करें, यानी द्रव से वापस हम आते हैं ठोस की तरफ, तो इसे कहते हैं जमना। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जमना। जमना मतलब यहां पर शब्द आएगा हिमांक। क्या नाम आएगा? हिमांक। और गलन के लिए क्या आता है? गलनांक। गलन के लिए वर्ड आता है गलनांक। अब हिमांक, हिमांक मतलब देखो दूसरी परिभाषा बनेगी। हिमांक का मतलब होगा कि वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान, ताप जिस पर द्रव किसमें परिवर्तित होता है? ठोस में बदलता है, ठोस में बदलता है। इसे अपन क्या कहते हैं? हिमांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रिज, फ्रिज के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और ये है गलनांक। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट आया कि भाई ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है ये। अब आपको ये कहे कि द्रव से हम इसे किस में परिवर्तित करते हैं? गैस में परिवर्तित करते हैं। अब प्रक्रिया आती है द्रव से गैस में बदलना। तो द्रव से गैस में अगर कोई भी पदार्थ चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पन की क्रिया। कौन सी? वाष्पन क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आता है किसके रूप में? वाष्पन। वाष्पन का मतलब ये हुआ कि वह ताप जिस पर द्रव इसमें गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे अपन वाष्पन की क्रिया के नाम से जानते हैं। और गैस को अगर वापस किस में परिवर्तित करना है? द्रव में बदलना है, तो क्या होगा? यानी वाष्प जो बन रही है, इस वाष्प को वापस किस में परिवर्तित करना है? द्रव के अंदर परिवर्तित करना होता है। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हम इसमें ठोस से द्रव और द्रव से गैस में तो आ गए। फिर हमने एक चीज बताई थी प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है कि जो गैस अवस्था होती है, गैस को और ज्यादा ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था प्राप्त होती है, जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, अब देखिए ये तो मुख्य रूप से ये आई। अब ठोस को गैस में बदलना और गैस को वापस ठोस में, लेकिन वह द्रव में नहीं चेंज होगा सीधा। यानी आप ये बताओगे कि ठोस को सीधा किस में परिवर्तित करना? गैस में, और गैस को वापस किस में परिवर्तित करना? ठोस में, लेकिन बिना द्रव में परिवर्तित किए। याद है आपको ये क्या कहलाती है?
बता सकते हो? ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। कौन सी? ऊर्ध्वपातन। किस नाम से जाना जाता है? ऊर्ध्वपातन। दोनों तरफ से यही होता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। देखो, जब आप ठोस को द्रव में बदलते हो, जैसे बर्फ है, तो बर्फ को हमने किस में चेंज किया? इसका सीधा सा उदाहरण अपन लेते हैं। बर्फ है ना, बर्फ है। अब बर्फ को हम किस में परिवर्तित करते हैं? द्रव में। फिर इस द्रव को आगे किस में चेंज कर सकते हैं? गैस में। तो बर्फ को द्रव में परिवर्तित करना मतलब गलन, फिर द्रव को गैस में परिवर्तित करना मतलब क्या हुआ? वाष्पन, ठीक है। अब इसी तरीके से जो पानी है, पानी को वापस इसमें चेंज करना है, किसमें? बर्फ में। तो हम इसको जमाते हैं, फ्रिज के अंदर डालते हैं, तो ये क्या आ गया इसमें? जमना, ठीक है। और इसको गैस को वापस इसमें चेंज करना है, तो इसको किस नाम से जानेंगे? संघनन की क्रिया के नाम से जानेंगे। तो बर्फ तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हुआ पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को चेंज करने में। और ऊर्ध्वपातन का उदाहरण आप जानते हो, नौसादर, जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। आपने 9th क्लास के अंदर इसका एक प्रयोग पढ़ा होगा कि एक कॉनिकल फ्लास्क जो लेते हैं, फ्लास्क के अंदर नौसादर डाला, अमोनियम क्लोराइड, और उसका जो मुंह है उसको रुई से बंद कर दिया या उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, उसको बंद करके फिर उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये जो नौसादर होता है, वह नौसादर किसमें? वाष्प में बदल जाएगा, बिना द्रव में परिवर्तित हुए। यानी यहां पर मैं एक परिभाषा और बता देता हूं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्रिया का मतलब यही होता है कि एक ठोस को, देखो क्या लिखते हैं इसमें, एक ठोस बिना द्रव में बदले सीधा गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, कौन सी? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हो। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? नौसादर। और एक आप जानते हो कपूर। कपूर जो होता है, वैसे जनरली देखा जाए कपूर को जब अपन पूजा के अंदर काम में लेते हैं तो कपूर जलता है, तो हम उस समय क्या होता है कि वो बिना द्रव में बदले सीधा किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो कपूर भी इसका उदाहरण बता सकते हो, और नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड भी इसका उदाहरण ले सकते हैं। तो ये अपने एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन करना। अवस्था परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि ठोस को द्रव में, द्रव से गैस, और फिर आता है ठोस और गैस अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन। तो ये दो परिभाषाएं। एक परिभाषा और आती है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव जो है ना वो उबलना शुरू होता है। जैसे पानी है, तो पानी का क्वथनांक अगर अपन लेते हैं ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम पानी को गर्म करते हैं, जब पानी उबलना शुरू होगा तो उबलते समय उसका टेम्परेचर अगर आप नोट करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। और इसके हिमांक की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, मैं सेंटीग्रेड में बता रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी किसके ऊपर? मतलब बर्फ के अंदर पिघलना शुरू हो जाता है ना। तो ये एक अवस्था के बारे में इसमें बताया गया है कि जनरली पदार्थ जो होता है उसमें अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसके अंदर मुख्य पॉइंट। जो हमने पहला लिया था वो था, आपको याद होगा कौन सा? भौतिक वर्गीकरण के बारे में। अब हम ले रहे हैं इसका रासायनिक वर्गीकरण। किसका? पदार्थ का या द्रव्य का, ठीक है। तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना। अब द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण जब अपन बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको शुरू में जब अपन ने फर्स्ट क्लास की थी उसमें बताया गया है कि तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब चीजें जो आती है, शुद्ध पदार्थ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसके रासायनिक वर्गीकरण के अंदर आएंगे। कैसे होता है? चलो अपन आगे लेते हैं इसको।
तो रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या आएगा? देखो, द्रव्य पदार्थ या द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। इसमें हमने पदार्थ को दो भागों में बांटा है, ठीक है। इसमें पदार्थ या द्रव्य जो होता है इसके दो भाग है ना। पहला भाग आएगा इसके अंदर जिसमें आएगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा आता है इसमें मिश्रण। ये लिया था हमने, है ना। इसके अंदर तो शुद्ध पदार्थ की जब बात की जाती है तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? हम अभी जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो ये ले रहे हैं। शुद्ध पदार्थ जो होता है क्या होता है, और इसे भी आगे हम दो भागों में बांटते हैं। एक आता है तत्व और एक आता है इसके अंदर यौगिक। ओके, क्या लेते हैं? तत्व और यौगिक। और उधर जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण के दो भाग हैं जिसमें एक आएगा समांगी मिश्रण और एक आता है विसमांगी मिश्रण। समांगी और विसमांगी मिश्रण दो भाग होते हैं इसके, ठीक है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले भाग की, किसकी? शुद्ध पदार्थ के बारे में हम लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, शुद्ध यानी अगर अपन देखते हैं एक जनन उदाहरण लें, जैसे गैस कोई भी लेते हो आप, हाइड्रोजन गैस या तत्व लेते हो, तत्व के अंतर्गत क्या आता है? जैसे अपन लोहा, सोना, चांदी, धातु के बारे में बात करते हैं या पारे के बारे में बात करते हैं, Hg पारा जो होता है, ये सब क्या होता है? शुद्ध अवस्था के अंदर रहते हैं, सिंगल अवस्था के अंदर रहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का ही एक रूप है। देखो, परिभाषा यूं चलेगी, यहां से शुरुआत करेंगे कि पदार्थ या द्रव्य का वह सरलतम रूप या शुद्धतम रूप जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी हम उसे आगे और किसी दूसरे द्रव्य के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं पदार्थ। कौन सा? शुद्ध पदार्थ। तो हम इसकी परिभाषा ये लेते हैं कि पदार्थ या द्रव्य का वह शुद्धतम रूप जिसे और आगे अन्य द्रव्य में या पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ, या उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि आपको पूछे ना कि शुद्ध पदार्थ क्या है, किस द्वारा, मतलब इसे किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हो, तो ये बताओगे आप, या तो ये बताओ, या और विधि अगर आपको इसकी और परिभाषा बतानी है तो ये बता सकते हो कि शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे आगे भौतिक विधियों द्वारा दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर देखो, एग्जाम्पल में अगर अपन बात करते हैं तो जैसे लेते हैं ना सोना, चांदी, ठीक है, शक्कर या शर्करा जो भी है, ग्लूकोज। अब देखो ये सब एक चीजें हैं, इसको आप शर्करा के अंदर ले सकते हो। शक्कर और शर्करा एक ही आता है, C12H22O11, और ग्लूकोज होता है C6H12O6। अब देखो इसमें क्या होता है कि पदार्थ जो होता है ना, इसको हम एक तो दूसरे के अंदर विभाजित नहीं कर सकते, और इसका संगठन निश्चित होता है, इनका संगठन जो है ना वो निश्चित रहता है। तो इसमें आप साथ में ये बताओगे आगे
कि संगठन क्या रहता है, निश्चित रहता है। संगठन निश्चित रहता है। संगठन निश्चित रहने का मतलब ये हुआ, इसके अंदर आप ये बताओगे जैसे शक्कर है या ग्लूकोज है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित मात्रा में। ऐसा नहीं कि आप चेंज करते हो कि हमने शक्कर का या शर्करा का उदाहरण लिया C12H22O11, तो हम अगर अपन चेंज करें कि कार्बन नहीं 12 नहीं होने चाहिए 15 होने चाहिए, या ऑक्सीजन 11 नहीं 13 होने चाहिए, या ये 22 नहीं 25 26 ऐसे होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो इसका संगठन है वह क्या रहेगा, हमेशा निश्चित रहेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा वापस सुन लीजिएगा। शुद्ध पदार्थ का मतलब पदार्थ का वह सरलतम या शुद्धतम रूप जिसे और आगे अन्य किसी पदार्थ में या द्रव में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये वर्ड याद रखना, नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये है शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। अब लेते हैं हम आगे शुद्ध पदार्थ का पहला रूप, क्या नाम आता है, तत्व या एलिमेंट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब हम लेते हैं आगे इसकी परिभाषा, किसकी, द्रव्य की, ये सॉरी तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में हमें अपन जानकारी लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तत्व 10th क्लास के अंदर आपने एक सारणी पढ़ी थी, याद है आपको, आवर्त सारणी, जिसके अंदर आपने आवर्त सारणी जो रूप देखा है उसमें 118 तत्व बताए गए, है ना, कितने, 118 तत्व बताए गए। वो आवर्त सारणी पूरी है ना, वो तत्वों की ही बनी हुई होती है, तत्व के रूप में लिखे जाते हैं इसको। ठीक है, अब ये तत्व क्या होता है, तो हमने शुरुआत पदार्थ से की, पदार्थ को आगे बताया किसके रूप में, शुद्ध पदार्थ के रूप में, और अब हम शुद्ध पदार्थ को और आगे किसमें लेते हैं, तत्व के अंदर। तो देखो हमारा मुख्य पॉइंट आता है इसमें, तत्व या एलिमेंट्स, क्या लेते हैं, तत्व, एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी है ना हम दो परिभाषाएं ले सकते हैं। पहली परिभाषा कि एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ द्रव्य या पदार्थ, एक ही प्रकार से। देखो पहली परिभाषा हम ये लिखते हैं, एक ही प्रकार के अवयवी कण, अवयवी या मौलिक, कौन से, मौलिक कणों से मिलकर बना द्रव्य या पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। देखो सुना आपने, क्या कह रहा है ये, एक ही प्रकार के मौलिक या अवयवी कण क्या होते हैं, मौलिक या अवयवी कण की जब बात की जाती है तो हमारे दिमाग में आती है सबसे पहली, फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने बताया था, अवयवी कण या मौलिक कण होते हैं परमाणु या अणु। क्या होते हैं, परमाणु या अणु के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनी, एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अपन तत्व के नाम से जानते हैं। ये है इसकी मुख्य परिभाषा। अब आप सोचो कि नहीं सर हम ये नहीं, कोई दूसरी और परिभाषा बता दो, हम इसकी एक और भी परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी परिभाषा है ना, हम कहां से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिया था, पदार्थ, पदार्थ के बाद क्या लिया, शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ के बाद क्या लिया, तत्व। तो अब हम जब देखो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या बताई, पदार्थ का वह सरलतम रूप। ठीक है, अब हम लेते हैं तत्व, तो तत्व की परिभाषा इससे लेंगे, क्या लेते हैं, अथवा। ध्यान दीजिएगा इसको, अथवा। ठीक है, क्या होती है,
तो शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप, क्या कहते हैं, सरलतम रूप, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये कहलाता है तत्व। अब और आगे विभाजित करने का मतलब ये है कि जैसे अणु की बात करते हैं तो चलो अणु तो परमाणु के अंदर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अणु भी क्या होता है, समपरमाणुइक होगा, मतलब एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। अब इसमें हम जैसे एग्जांपल लेते हैं तत्व के अंदर, तो तत्व के अंदर एग्जांपल आवर्त सारणी, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी है, आवर्त सारणी के सभी तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। कितने हैं, 118। कितने तत्व हैं, 118। लेकिन आपको जानकारी के अंदर बता देता हूं कि 118 तत्वों में 92 तत्व जो है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त किए गए, प्रकृति से प्राप्त है। और शेष जो है, शेष तत्व जो अपन लेते हैं, मैंने ये आवर्त सारणी के हिसाब से बताया है। और जनरली अगर देखा जाए तो 115 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से बोराणु तत्व जो प्रकृति से प्राप्त किए गए, और शेष तत्व है जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम तत्व। और ये नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इस प्रकार से कई ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इन नए मतलब शेष तत्वों को प्राप्त किया गया है। तो तत्व के बारे में जब अपन जानकारी लेते हैं तो तत्व जो होता है ना, तत्व को भी आगे 3 प्रकार में बांटा गया है। आवर्त सारणी आपने पढ़ी है, आपको पढ़ाया गया है। आवर्त सारणी के अंदर आपको बताया था धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों जो होते हैं ना, वो इन तत्व के ही प्रकार प्रदर्शित किए गए हैं, तत्व के द्वारा ही इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ शुद्ध पदार्थ का मतलब वह सरलतम रूप ये चलो लेते हैं। आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व जब मैंने बोल दिए, तो जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, और भी आते हैं प्लेटिनम, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, क्रोमियम, जितने भी प्रकार के आपने आवर्त सारणी में तत्वों के नाम पढ़े, जो परमाणु, आप अब वहां क्या देते हैं, हम परमाणु नाम लेते हैं। तो परमाणु ही क्या है, तत्व ही है, क्योंकि परमाणु से मिलकर ही क्या बने होते हैं, अणु, और अणु ही क्या करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी इतनी जटिल है कि हम जब छोटे से छोटे की बात करते हैं, रसायन विज्ञान का बेस जो है ना, मुख्य पॉइंट वो परमाणु है। और परमाणु और अणु ये दोनों मिलकर ही आगे पूरे रसायन विज्ञान का निर्माण करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि रसायन विज्ञान जो है ना, वो तत्व यानी परमाणु और अणुओं का ही विज्ञान है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। रिएक्शन लेते हो, रिएक्शन में यही अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। फिर हम लेते हैं अभिकर्मक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अलग अलग तरीके से इनका निर्माण किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया जो होती है, वो इसके शुरुआत जो हम करते हैं ना, 0 पॉइंट, वो 0 पॉइंट यही है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हम इसके अंदर आगे जब लेते हैं तो आगे इसके अंतर्गत आएगा, आवर्त सारणी के अंदर जब बात की जाती है तो क्या लेते हैं हम, तत्व के बारे में जब जानकारी लेंगे तो तत्व क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इसमें मैं आपको 3 नाम बता देता हूं, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। चलिए, धातु क्या होती है, धातुओं के गुण आपने 10th क्लास में आपको सब चीजें पढ़ाई हुई है। अपन इसको 1 मिनट के अंदर क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं सब चीजें। ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, 1 मिनट के अंदर आपको इसमें पूरा बता देते हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। ठीक है, देखो, तत्व के प्रकार, और तत्व के प्रकार में पहली आती है धातु,
दूसरी आती है अधातु, इसको, और बीच में अपन लेते हैं उपधातु। क्या लेते हैं? उपधातु। तो इसको क्रम यूं लिख दो पहले आप, 1 2 और 3 के रूप में। धातु, धातु हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर और किस में परिवर्तित होती है? धनायन में। ध्यान दीजिएगा, धातु जो होती है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? धनायन बनाती है। ठीक है, धनायन के रूप में रहती है धातु। और अधातुएं हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर और क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। क्या बनाती है? ऋणायन। और उपधातु क्या होती है? दोनों के गुण धर्म, दोनों के गुण, मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? उपधातु के अंदर। दूसरा, इसमें क्या होता है? ये विद्युत और ऊष्मा या विद्युत की सुचालक, ठीक है, लेकिन अधातुएं जो होती है ये भी क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? कुचालक। इसमें आपने उदाहरण पढ़ा होगा अपवाद, ग्रेफाइट, ये क्या है? अपवाद के रूप में होता है। ठीक है, और इसमें धातु जो होती है सभी धातुएं सुचालक होती है, लेकिन लेड, पीबी, सीसा धातु ये अपवाद है। यानी अपवाद का मतलब ये हुआ कि ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, फिर हम तीसरा पॉइंट इसमें लेते हैं कि धातुएं जो होती है क्या होती है? कठोर और ठोस अवस्था में। ठीक है, और अधातुएं जो होती है ये होती है मृदु भी कह सकते हो, या हम कह सकते हैं द्रव, और कौन सी? गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सभी के अंतर्गत लेते हैं। अब इसमें उदाहरण आपने पढ़ा होगा पारा, Hg अपवाद है, और पारे के अलावा और भी ले सकते हो, जैसे इसमें आया था अपने गैलियम धातु आती है, ठीक है, रुबिडियम आती है और सीजियम, ये सभी क्या है? द्रव अवस्था में रहती है। कौन से? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर रहती है, कमरे के ताप पर। ठीक है, और इसमें सभी इसके अंदर पाई जाती है। चौथा, धातुओं में होती है चमक, चमक होती है। पांचवा हम लेते हैं इसमें तन्यता। तन्यता का मतलब समझते हो ना? तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब होता है धातु को पकड़ के खींचना लंबी तार के रूप में। तो इसमें एक तो पाया जाता है तन्यता का गुण, और एक होता है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है कि जब आप इसको, मतलब इसके ऊपर क्या करते हैं अपन? चोट मारते हैं तो ये पतली चद्दर के रूप में रहती है। और ये जो होते हैं इसमें हमने चौथा पॉइंट लिया है कि ये चमकीली नहीं होती, चमकीली नहीं होती है, लेकिन इसमें अपवाद, ध्यान रखिएगा, इसका अपवाद है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें स्वयं की क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, अब ये बताया तन्यता और आघात वर्धनीय, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ये भंगुर प्रवृत्ति की होती है, भंगुर प्रवृत्ति की। भंगुर प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इसके ऊपर प्रहार करते हो तो प्रहार करते ही ये क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी, है ना? तो इसको हम कहते हैं भंगुर प्रवृत्ति के अंदर। और धातुओं के अंदर आप एग्जाम्पल लेते हो तो एग्जाम्पल में आयरन, है ना, ये सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, और भी ले सकते हो आप, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम आ गया। और अपने आगे लेते हैं जैसे इसमें क्रोमियम धातु है ना, जिंक आ गई। जिंक के बाद हम लेते हैं मैंगनीज धातु। ये सब क्या है? धातुओं के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अधातु जो होती है इसके एग्जाम्पल में आप लेते हो नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? अधातु है, यानी ऋणायन वाली होती है। और उपधातुओं के अंदर जैसे मुख्य रूप से आप पढ़ते हैं तो आर्सेनिक, एंटीमनी,
विस्मित, ये सभी क्या आते हैं? उपधातु। इसके अलावा और भी अपन पढ़ेंगे आगे कि उपधातुओं के अंतर्गत ये प्रक्रिया होती है। तो तत्व जो होता है, तत्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं, धातु, उपधातु और अधातु। यानी इनके और इनके गुण आपने पढ़े हैं और इन दोनों को मिश्रित करते हैं, तो ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसमें लिया तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लेंगे यौगिक और मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।